चलिए, नमस्कार, मैं अमित। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग पिछले कुछ दिनों से एसएससी के 2022 से 24 तक के जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स हुए हैं, उसमें पूछे गए जो प्रीवियस टेस्ट क्वेश्चन है, यानी पीवाईक्यू सीरीज़, जैसा कि हमने ना इसका ऐसे नाम दिया है सीरीज़ का, पीवाईक्यू सीरीज़, है ना? तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें जो वेटेज वाले चैप्टर हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सीआई, एसआई हो गया, और आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। एक तो इन सारे चैप्टर्स को हम जो है जितने भी पूछे गए क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। एक्चुअली हमारा टारगेट ये है कि 2022 के जो सॉरी 2025 में जो पेपर आपका हो रहा है अगस्त में, तो अगस्त में होने वाले पेपर से पहले कम से कम जो वेटेज वाले चैप्टर हैं, खास करके जिसका भी हमने नाम लिया, इस सारे चैप्टर्स के जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, वो सारा क्वेश्चन मैं करा दूँ। ये हमारे फोकस्ड थे, मतलब हमारा इसी पर है। एक स्ट्रैटेजी होना भी चाहिए हम सबका। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपका टाइम इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छा से समझना चाहिए। एक टीचर्स बहुत अच्छे से समझते हैं स्टूडेंट के लिए, पर उससे ज़्यादा समझदार स्टूडेंट को होना चाहिए कि आपका टाइम इम्पोर्टेंस है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी हम इर्रेलेवेंट टाइप का, मतलब कम वेटेज वाला चैप्टर उठा लें और आपको जो है ला करके वो प्रोवाइड कर दें। उससे आपका टाइम खराब होगा, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि जो वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, उन सारे उसमें से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस सारे क्वेश्चंस को हम करा दें। क्लियर बात है? एक तो हमारा स्ट्रेटजी ये है। दूसरी बात, मैं आपको इस बात को भी थोड़ा-सा क्लियर कट कर दूँ कि जैसे मतलब कई बार ये होता है कि बच्चों के मन में ये लगने लग जाता है कि सर, ये जो एसएससी के पेपर्स में जो मैथ पूछे जा रहे हैं, तो क्या ये एसएससी वाला मैथ हमारा अदर एग्ज़ाम्स में काम कर जाएगा? तो मैं आपको इस बात के लिए भी क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, जो एसएससी के सीजीएल हो या सीपीओ हो या जो भी एसएससी के एग्जाम्स हैं, इसमें जो मैथ पूछे जा रहे हैं, अगर जो बच्चा इसे कवर अप कर लेता है, बढ़िया से अगर इसको पकड़ बना लेता है, तो आप लिख के रख लीजिए कि इसके बेस पर आपका रेलवे निकल जाएगा। क्लियर है? आपका रेलवे का मैथ कहीं नहीं रुकेगा। एक्चुअल में क्या है कि रेलवे वाला में थोड़ा सा नंबर सिस्टम का वेटेज ज़्यादा होता है, पर रेलवे निकल जाएगा, ऐसा नहीं है कि रेलवे फँस जाएगा, क्योंकि हम लोग इसमें भी तो नंबर सिस्टम देखने वाले हैं। देखो, होता क्या है ना कि एसएससी के कंपैरिजन में रेलवे के पेपर्स में नंबर सिस्टम्स के जो वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, भाषा पर आधारित प्रश्न, वो थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, जैसे ये सारा सेम होता है, मतलब कुछ भी पैटर्न में थोड़ा भी बदलाव नहीं है। तो मतलब अगर आप एसएससी के मैथ बना रहे हैं, तो आपका रेलवे इजीली निकल जाएगा। दिल्ली पुलिस की अगर मैं बात करूँ, तो दिल्ली पुलिस का मैथ एकदम डिट्टो, एकदम एज इट इज़ यही होता है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एसएससी के मैथ को फ़ोकस कर लीजिए, दिल्ली पुलिस निकल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, रिटन में मैथ आपका हो जाएगा। रही बात बैंकिंग के लिए, तो बैंकिंग का थोड़ा-सा मैथ अलग है, वो उसका सिलेबस अलग है मेरे दोस्त। उसके लिए थोड़ा-सा कैलकुलेटिव यानी सिम्प्लिफ़िकेशन वगैरह ज़्यादा होता है। तो अगर जो बच्चा एसएससी का मैथ को प्रॉपर देख रहा है, प्रॉपर समझ रहा है, तो उसके लिए रेलवे, ये आपका दिल्ली पुलिस और अदर गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम्स होता है, वो सारा निकल जाएगा। तो इसलिए आप इस बात का बिल्कुल टेंशन ना लें कि मतलब सर, हम ये पढ़ रहे हैं तो हमारा ये होगा कि नहीं। 100% होगा, आप हम पर यकीन कीजिए। हम जैसे बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उस इस कोई भी टीचर्स, देखो क्या है ना कि बच्चों के लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकता है। एक टीचर अगर जेन्युइन टीचर है, बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, है ना? तो इसी सीरीज में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पीवाई की सीरीज है, इसी सीरीज में आज हम जो है फिर से परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि हम जब तक किसी एक सेक्शन को प्रॉपर खत्म ना कर लें, तो दूसरे पर जाना है कि मतलब ये बेवकूफ़ वाली बात हो जाती है कि भटक जाना है। तो हम ट्रैक को भटकना नहीं चाहते हैं, है ना? अब रही बात कि क्या, जैसे कई बच्चों के मन में क्वेश्चंस आ सकता है कि क्या सर, ये डेली बेस पर जैसे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन करने से क्या ये सिलेबस कवर अप हो जाएगा? तो मैं आपको इस बात को क्लियर कट कर देना चाहता हूँ कि देखिए, होता क्या है, ये डिपेंड करता है कि बच्चे का डिमांड क्या है। दूसरी बात, मेरा ऐसा थिंकिंग है कि ये तो फैक्ट है कि जितने भी बच्चे मतलब किसी एक टीचर्स को देख रहे हैं, तो वो ज़ाहिर-सी बात है कहीं और भी देख रहे हैं। है ना? ये अलग बात है कि किसका कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में, किस बच्चे के दिमाग में कितना ज़्यादा हिट कर रहा है। तो अगर मैं करा रहा हूँ, तो बाकी सारे और भी टीचर्स करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर मेरा ये थिंकिंग है कि देखो क्या है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि बच्चों का टाइम बर्बाद हो। मेरा ये थिंकिंग है कि हम डेली बेसिस पर मतलब 15 मिनट या 20 मिनट का एक वीडियो लाएँ,
वो लेकिन ऐसा वो उसमें क्वेश्चन का सिलेक्शन ऐसा हो कि वो ऐसा क्वेश्चन हो कि लगे बच्चा को कि हाँ यार कुछ ने हमने देखा, मतलब उसका टाइम वेस्ट ना जाए, है ना? हम 2 ही क्वेश्चन कराएँ पर उसका वो लगे कि हमने कुछ सीखा है। आ रही बात समझ में? ऐसा नहीं कि हम 10 क्वेश्चन लेके आ गए और जो है बच्चा उसमें से 5 क्वेश्चन ऑलरेडी जानता है, तो फिर उसका टाइम वेस्ट है। उस वैसे क्वेश्चन से उसके लिए ज़रूरी है, ख़ास करके पेपर के टाइम में जो क्वेश्चन उसे लगता है कि हाँ इम्पोर्टेंट है। तो ये टीचर्स भी समझते हैं एक्चुअली, जो मतलब उस फील्ड से निकले हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनको समझ में है कि कौन-सा क्वेश्चन अच्छा है, कौन अच्छा नहीं है। तो आप निश्चिंत रहिए, डेली बेसिस पर मैं आपको जो है 2 या 3 क्वेश्चन्स का जो है एक वीडियो ला कर के दे दूँगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सर जो है हमें और अच्छा मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन्स आप थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो एक हमारा एक प्लान है। मैं सोच लिया हूँ कि अगर आपका सपोर्ट और आपका जो है आशीर्वाद और आपका जो है हेल्प रहा, तो मैं एक वही करूँगा कि एक रैपिड फायर, है ना? एक सीरीज़ चला दूँगा, रैपिड फायर सीरीज़, जिसमें कि हम डेली बेसिस पर 25 क्वेश्चन जो है मॉक टेस्ट के जैसा लेकर के आएँगे और उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसका नाम है स्पीड बूस्टर करके, मैं एक जो है मतलब सीरीज़ लेकर के आ जाऊँगा, है ना? पर ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, क्योंकि होता क्या है कि मैं लेकर के भी आ जाऊँ और पता चले कि हम 25-25 क्वेश्चन का वीडियो चढ़ा दिए, कोई देखने वाला नहीं है। तो फिर होता क्या है कि समय में इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपका के लिए हो या मेरे लिए हो। मेरे लिए भी समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जनरली हमारा ऑफलाइन भी क्लासेस चलता है, तो मॉर्निंग से लेकर रात के 10:30 मतलब ऑलमोस्ट 10-15 तक तो क्लास चला ही जाता है। तो 10-15 के बाद ही मैं जनरली फ्री हो पाता हूँ, तो ये जो मैं वीडियो जनरली शूट करता हूँ, ये जनरली रात के टाइम में होता है, 12-1-2 बजे तक होता है ना? फिर मैं इसे अपलोड करवाता हूँ। तो ये क्या है कि इम्पोर्टेंट टाइम मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। तो हम नहीं चाहते हैं कि मतलब किसी का भी टाइम बर्बाद हो। अगर आपका जो है सपोर्ट रहा तो मैं इसमें क्या करूँगा कि एक और सीरीज़ चला दूँगा, स्पीड बूस्टर सीरीज़, जिसमें हम रैपिड फायर क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का एक जो है सीरीज़ लेकर के आ जाएँगे, एक मॉक टेस्ट और उससे हम डिस्कस कर लेंगे, क्लियर है? तो अभी तो हम बस इतना ही कहेंगे, बाकी आज के क्वेश्चंस पर हम चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। थोड़ा-सा मैंने बता दिया अपने बारे में कि क्या हमें हमारा स्ट्रैटेजी क्या है। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है वो ये है, कह रहा है कि राज्य की आय 45,000 रुपया है और उसका खर्च 33,000 रुपया है। मतलब इनकम उसका 45,000 है और खर्च जो है 33,000 कर देता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ती है और खर्च 12% बढ़ जाता है, तो बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं सॉल्यूशन पर, ज़्यादा अच्छा समझेंगे, है ना? तो आज का हम सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। सामने देखेंगे, है ना? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति है, उसका आय यानी इनकम और एक्सपेंडिचर का कुछ वैल्यू दे दिया है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं इनकम, इनकम और एक्सपेंडिचर, है ना? एक्सपेंडिचर, इसके बाद हम इधर सेविंग भी ले लेते हैं, ठीक है? सेविंग, इनकम कितना है 45,000 रुपया, एक्सपेंडिचर कितना कर यानी खर्च कर देता है 33,000 रुपया, 33,000 रुपया खर्च कर देता है। कह रहा है यदि उसकी आय में 20% की बढ़ोतरी हो यानी बढ़ जाती है, उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है। पहले तो चूंकि हमें इतना बड़ा वैल्यू दिया है तो हम इसे रेशियो में चेंज कर लेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल और 3 के टेबल में 11 बार में, 3 के टेबल में 15 बार में। एक्चुअल में इसका इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो आ गया वो 15:11 है, 15:11 आ गया। चलिए, आगे कह रहा है कि अगर उसके इनकम में क्या है, उसकी इनकम में 20% की इंक्रीजमेंट हो जाती है यानी बढ़ोतरी हो जाती है। 20% का मतलब होता है मेरे दोस्त वह 1/5, यानी 5 की चीजें 1 बढ़ करके 6 हो गई है, इसका मतलब ये हुआ। तो एक्चुअल में हमारा इनकम, पहले वाला जो इनकम था वो कितना था 15 था, पर ये कितना बोल रहा है 5, तो 5 को 15 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 को 15 बनाने के लिए मैं आपको बता दूं यहाँ से 20% का मतलब होता है 1/5, और एक्चुअल में हमारा इनकम कितना था 15 था, पर यहाँ पर कितना दे रहा है मतलब 5 है। तो 5 को 15 यानी कि 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई ऊपर भी, तो कहना चाह रहा है कि एक्चुअल में उसका इनकम कितनी थी 15 थी, अब 3 बढ़ करके कितना हो गई होगी 18, तो यानी कि अब उसका इनकम 18 हो गया, यानी 20% बढ़ने के बाद उसकी इनकम 18 हो गई है।
उसकी व्यय में यानी एक्सपेंडिचर में 12% की इंक्रीज हुई है। 12% का मतलब होता है 112/100 यानी 11 का 112/100। अगर शॉर्टकट में बोलूँ, एकदम ध्यान से बात को सुनेंगे, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसको क्या है कट पिट कर दूं, रेशियो में ले आऊं, तो यहाँ से हो जाएगा 28/25, यानी कि ये हुआ कि 11 का 28/25 यानी ये हो गया। ऐसे नहीं पेपर बनाना है, ऐसे पेपर में नहीं बनता, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर 12% का मतलब होता है 12/100, है ना। काट पीट कर दोगे 4 से, 3/25 यानी 25 के चीजें 3 बढ़ करके 28 हो गया होगा, सिंपल सी बात है। पर एक्चुअल में उसका एक्सपेंडिचर कितना था? 11। पहले वाला रेशियो से इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 11 था, 15/11, पर वहां पर क्या है? 25 है। समझेंगे ध्यान से। हम क्या करेंगे कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। हम क्या करेंगे कि 11 में 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? कह रहे हैं कि 25 था और अब कितना हो गया? 3 बढ़ करके 28 हो गया। 25 था और 3 बढ़ करके कितना हो गया? 28 हो गया। 25 था, 3 बढ़ा और कितना हो गया? 28, 28 हो गया। पर ध्यान देने वाली बात यह है, कि यहाँ तो एक्चुअल में इसके साथ यानी इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 15/11 है। तो जब यहाँ 11 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ भी करना पड़ेगा, सही बात है कि नहीं? अब ध्यान से, क्योंकि ये यही 25 मेरे दोस्त उधर, अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो क्या था? 28/25, ये 25 जाके उसमें मल्टीप्लाई हो जाता। मतलब ये कि पहले उसका एक्सपेंडिचर मान लो 25 था, अब कितना हो गया है? 28 हो गया है। पर पहले तो 11 था, तो 11 से हम मल्टीप्लाई, तो जब यहाँ करोगे तो यहाँ भी करना पड़ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो वैसा ही हमने किया है। अब एक और बात ध्यान से, जब हम इसमें किए हैं तो इसका पहले से इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना था? 15/11। पर अब तो रेशियो चेंज हो जा रहा है। कुछ कहेंगे कैसे? तो इधर सामने देखना जरा ध्यान से। 25 से मल्टीप्लाई किए तो 15/25 × 11 हो जा रहा है। तो जब यहाँ 25 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी करना पड़ेगा। क्लियर? अब जरा फिर से ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ इस 15/18 यानी इनका इनकम और एक्सपेंडिचर, पहले वाले इनकम, मैं एक्सपेंडिचर बोल रहा हूँ, सॉरी, पहले वाले इनकम और अब वाले इनकम में पहले 20% बढ़ने का मतलब क्या होता है? 20% बढ़ने का मतलब होता है इनकम में कि 1/5 यानी कि 5 की चीजें 1 बढ़कर 6 हो गई। यानी पहले और बाद वाले में इनकम का जो रेशियो था वो 5/6 का था, पर हम तो 25 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब तो ये 5/6 का रहा नहीं। जब इसमें किए हैं तो यहाँ भी हमें करना पड़ेगा। ये सारा जो गेम है किसके वजह से चेंज हो गया? इसकी वजह से। इसका 25 जाके इसे मल्टीप्लाई हुआ, जब इसका मल्टीप्लाई करने का मतलब कि इनके रेशियो अनबैलेंस्ड हो गए, इसके लिए हमने इनसे भी 25 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ करने का मतलब इनके रेशियो अनबैलेंस्ड हो गए, तो यहाँ करना पड़ेगा। एकदम ये हाई लेवल की है। ये जो मेथड है मेरे दोस्त, ये एकदम एक्सट्रीम लेवल का मेथड है। रेशियो मेथड से बोला जाता है, आप सबको पता है। पर रही बात क्या है ना, कि इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा ब्रेन को एकदम एक्सट्रीम लेवल पर लेके जाना होगा। ये बात क्लियर कट है? तो अब जरा समझना ध्यान से। यानी पहले इसका इनकम कितना था? 25, 15, 375 हो जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 375। अब इसका जो है इनकम बढ़ करके कितना हो गया? 25 × 18 450, यानी अब इसका इनकम 450 हो गया। 25/11 275। सामने ध्यान से, 25/11 275 मतलब इनकम पहले 375 था, एक्सपेंडिचर 275 था, शेविंग कितना कर रहा होगा? 100 का। 375 में से 275 माइनस करा दो, 100 का सेविंग। अब जरा ध्यान से, पहले इसका यानी बढ़ने के बाद इसका इनकम कितना हो गया? 450। बढ़ने के बाद एक्सपेंडिचर कितना हो गया? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 308 आ जाएगा। एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 308। अब इसका मतलब इसका बचत कितना बढ़ गया? तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 142। 142 क्लियर कट है? ध्यान से समझेंगे। इधर सामने पहले इसका शेविंग 100 का था, अब 42 बढ़ गया, तो सिंपल सी बात है 42% का इंक्रीजमेंट हो गया। यानी कहने का सेंस ये हुआ, कहने का सेंस आपका यहाँ पर है ना, ये हो गया कि
42% का इंक्रीज हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया होगा मुझे ऐसा लगता है। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा। आप सामने थोड़ा सा ये वाला चीज को फोकस कर लीजिएगा तो कोई डाउट नहीं होगा। आज का हमारा पहला सवाल था। आज का सेकंड नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। ये सारा टेंशन नहीं लेना है, सारा पीडीएफ के फॉर्म में अगर आप कहेंगे तो मैं इसे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, पर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पर अगर आप कहेंगे तो मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका पीडीएफ फॉर्म में डाल दूंगा, ऐसे ही सॉल्यूशन के साथ। क्लियर, चलते हैं आज का सवाल नंबर सेकंड, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड सामने देखेंगे। खरा ए अपने आय का 35% बचाता है। ए सेव 35% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20.1%, देन हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%। कहना चाह रहे हैं कि ए अपनी आय का 35% बढ़ाता है। यदि उसकी आय में 20.1% की बढ़ती है और उसका व्यय 20% बढ़ जाता है तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। क्वेश्चन क्लियर, समझ में आ गया होगा। इजी है, टफ नहीं है। ये सारा मेंस लेवल का क्वेश्चन है तो टफ नहीं है, इजी है। सामने देखेंगे, है ना। सामने सॉल्यूशन पर चलते हैं। सॉल्यूशन पर क्या कहना चाह रहा है, ए अपने आय का 35% बचाता है। इसका मतलब 65% खर्च कर देता है। टोटल इनकम मान लेते हैं कि 100% है, ऐसे कंसिडर कर लेते हैं कि एक व्यक्ति है ए, इनकम, यहाँ पर इनकम, एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर एंड सेव, इनकम एक्सपेंडिचर सेव, है ना। इनकम मान लो कि उसका 100 था, एक्सपेंडिचर करेगी 35% बचा लेता है। 35%, 100 का 35% 35 होता है, बचा लेता है। पर इसका मतलब खर्च कितना करता है, 100 में से 35 डायरेक्ट 65 लिख दो। ये थोड़ा सा समझेंगे ध्यान से। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, देखिए कैलकुलेशन मैथ अगर आप चाहते हैं कि मतलब एसएससी का सीजीएल का मैथ को अगर बूस्ट करना चाहते हैं या कुछ बड़ा सपना आप देख रहे हैं तो मैथ में आपको एकदम मास्टर होना है। तो इसके लिए आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। कैलकुलेशन इन द सेंस मतलब टेबल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये सारा चीज याद हो जाना चाहिए। टेबल का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर एक इनकम 100 था, एक सेविंग 35 करता था, एक्सपेंडिचर 65 हो गया। कई ऐसे लोग हैं उनको मन में ये भी चलता है कि भाई ये 100 65 मानने की क्या जरूरत है, परसेंटेज पर बना लेंगे रेशियो मेथड अप्लाई करके। मेरे दोस्त, बनाने के लिए पेपर में हमें हीरो बनने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर में क्या कीजिए, डायरेक्ट जो मेथड तुरंत हिट कर जाए द बेस्ट है। क्यों है, इसके पीछे का रीजन सामने। कहना चाह रहा है कि 100 था, ठीक है, 20% क्या है, 20.1% बढ़ जाता है। 20.1% इसका इनकम जो है बढ़ जाता है। 20.1% का मतलब जानते हो क्या होता है, 201 बटा में 1000। डेसिमल को हटा दोगे नीचे आ जाएगा, यानी इतना परसेंट बढ़ा तो इसका इतना परसेंट निकाल देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा फ्रैक्शन। रीजन देखिए सामने, जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे दोस्त, ये जीरो से 2 जीरो तो कट जाए पर एक जीरो अभी यहाँ पर नीचे रह जाएगा। मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि जब कभी भी ऐसे डेसिमल में आपका जो है डेसिमल में परसेंटेज वैल्यू दिया हो तो उस केस में इनकम को आप उसके अकॉर्डिंग कंसिडर करेंगे। आप 100 मान के चलेंगे, फ्रैक्शन बन जाएगा मेरे दोस्त। फ्रैक्शन बनने के बाद बहुत परेशानी हो जाएगी। समझ में आ रही बात, बहुत ज्यादा ये नहीं है कि वो मतलब परेशानी है, पर क्या है कि फ्रैक्शन से बचना है। हम क्या करेंगे, 100 के बजाय 1000 मान लेते हैं। 1000 जब मानना है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब यहाँ किए हैं तो इन सब में भी करना पड़ेगा। मतलब ये है कि इनकम 1000 था, एक्सपेंडिचर 650 हो गया, सेविंग 350 है उसका। क्लियर, इससे बेनिफिट क्या होगा कि इसका हम डायरेक्ट 201 बटा 1000 कर लेंगे, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा। मतलब कि इसका एक्सपी क्या है, इनकम 1000 था, 201 बढ़ा, इनकम 1000 था और इनकम में कितना इंक्रीजमेंट हुआ, 201 बढ़ गया। तो 201 अगर बढ़ा दोगे तो हो जाएगा 1201। पहले 1000 था, बढ़ करके 1201 हो गया। एक्सपेंडिचर कह रहा है कि इसका 20% बढ़ता है। 20% बढ़ना का मतलब सामने 20% का मतलब होता है मेरे दोस्त कि 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब 5 था, एक बढ़ करके 6 हो गया। 5 की चीजें एक बढ़ करके 6 हो गया। समझना ध्यान से। इसका मतलब इसका 6, तो एक्चुअल में क्या है कि 650 का 6/5, यानी कि इसका 6/5 हो गया। 5 की चीज ये 5 था, इसका 6/5 कर देना है। ध्यान देने वाली बात है। तो सामने
हम 5 से कट कर देंगे, यहाँ से 130 बार में कट गया है ना, 13×6 = 78 यानी 780 आ गया। तो इसका एक्सपेंडिचर बढ़ करके कितना हो गया 780। पहले कितना था 650, अब कितना हो गया 780। आगे सेविंग क्या बढ़ा होगा, 1201 में से 780 को माइनस कर दो, 780 को 800 मान लेते हैं, 401 + 20 421, यानी कि अब इसका जो सेविंग है वो कितना हो गया है 421 हो गया है। अब इसका जो सेविंग है वो कितना हो गया है 421। कितना बढ़ गया सेविंग, मतलब पहले के कंपेयर में सेविंग जो है कितना बढ़ गया 71 बढ़ा। इसके तुलना में 350 की तुलना प्रतिशत वैल्यू पूछ रहा था, परसेंटेज इंक्रीज अगर निकालना हो सेविंग का तो लिखेंगे कि 71 बढ़ा है 350 में, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई काट पीट कर दोगे, यहाँ से आ जाएगा 710 / 35, और बहुत काटेंगे तो आ जाएगा 20.28 समथिंग परसेंट। 20.28 का मतलब हो गया मेरे दोस्त कि नियर बाई 20.3%। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, 28 है, 25 या उससे नीचे रहा होता तो हम इसे क्या करते हैं 20.2 के बजाय मतलब 20.2 में मान लिया होता है ना, पर चूंकि यहाँ पर 20.28 यानी 5 से क्रॉस करते हैं अप्रोक्सीमेशन ये चला जाएगा, बी इज द राइट आंसर। क्लियर बात है, कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक में हम सबको ऐसा लग रहा है कि समझ में आ रहा है। आज का जो हमारा सवाल नंबर 3 पर हम चलने वाले हैं, तब तक आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं आज का सवाल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सामने देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वेरी सिंपल इजी। ये भी आपका मेंस का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया। अभी जो हम देख रहे थे 2023 ने 24 का क्वेश्चन था। चलते हैं, क्या कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन बी ऑब्टेन 20% मोर मार्क देन दोज ऑब्टेन बाय ए, यानी किसी एक परीक्षा में किसी एक एग्जाम में बी ने ए के द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक अंक प्राप्त करता है। जैसा कि क्वेश्चन में 4 लोग हैं, ए बी सी और डी, सामने देखेंगे ए बी सी और डी। आप थोड़ा सा अगर ढंग से पढ़ोगे तो ए बी सी और डी 4 लोग हैं, तो पहले हम इन चारों को लिख लेते हैं, सॉल्यूशन पर चलते हैं। सामने 4 व्यक्ति है, ए बी सी एंड डी, है ना, ए बी सी एंड डी, समझना ध्यान से। कह 4 व्यक्ति है, ए को बी से कितना परसेंट ज्यादा अंक मिलता है 20%। सुनना ध्यान से, 20% का मतलब मेरे दोस्त, मैं बार बार बोलता हूँ 1/5, हमने 5 की चीज 1 बढ़ करके 6 हो गया। बी को ऐसा है कि बी को 20% ज्यादा मिलने का मतलब है कि ए को अगर 5 मिला होगा तो बी को 1 बढ़ करके 6 मिला होगा, कोई डाउट नहीं। क्लियर। अगेन कहना चाह रहा है कि और ए ने सी द्वारा प्राप्त अंक से 10% कम अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि ए हुआ कि ए को जो है 10% कम, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 अगर, इसका मतलब ये हुआ कि सी को अगर 10 था, ए सी को अगर 10 था तो ए को 1 कम यानी कि 9 मिला होगा। तो सी को अगर 10 मिला था तो ए को कितना मिला होगा, ए को कितना मिला होगा 9 मिला होगा। चलिए ठीक है, आगे कहना चाह रहा है सामने कि डी ने सी द्वारा प्राप्त अंक से 20% अंक ज्यादा मतलब प्राप्त करता है, यानी डी को सी से, किससे, सी से 20% ज्यादा मिला है। 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5, अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2/10, यानी कि अगर सी को, कह रहा है कि डी को सी से ज्यादा मिला है, तो अगर सी को 10 मिला होगा तो इसे 2 ज्यादा यानी 12 मिला होगा। सी को 10 मिला है तो डी को कितना मिल गया 12 मिल गया, कोई डाउट नहीं है, सिंपल। आगे चलते हैं, अब जरा आप सिंपल की बात है सामने देखेंगे और समझेंगे कि क्या ए को, एक ही व्यक्ति को अलग अलग मार्क्स मिल सकता है क्या। इसका सी के साथ कुछ और ही रेशियो है, बी के साथ कोई और रेशियो है, तो पहले तो हमें ए को बैलेंस करने की जरूरत है। अगर ए बैलेंस करना होगा तो हमें क्या करना होगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई, जब इसमें किए हैं तो इसके रेशियो में भी 5 से करना होगा मेरे दोस्त, है ना, ताकि इसका रेशियो ना बदले। ए और बी का जो रेशियो था 5:6, तो अभी भी चूंकि इसके रेशियो ना बदले तो जब इसमें किए तो इसमें भी करना पड़ेगा। चलो ये तो सॉरी यार, देखो 9 से करना पड़ेगा, है ना, सामने सामने थोड़ा सा करूंगा, 5 को 45 बनाना है तो 9 से इसमें करना पड़ेगा, जब इसमें किए हैं तो यहाँ भी,
अच्छा ये तो 45 हो गया। जब ये 45 तो इसमें हमें इसके वाले से यानी इसके वाले से इसमें और इसके वाले से इसमें, चूंकि अब ए में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ए के साथ जो रेशियो सी का था उसमें भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और चूंकि सी का रेशियो डी के साथ था 10 और 12 का रेशियो, तो जब सी में 5 से हमने किया तो इसमें भी 5 से करना पड़ेगा। तो फाइनल जो हमारा रेशियो आ गया, फाइनल जो हमारा रेशियो आ गया वो कितना आ गया 45 रेशियो। बी हमारा कितना है 54, 54 रेशियो। सी कितना है 50 और डी हमारा जो है 60 है। कोई डाउट नहीं होगा। सामने कह रहा है कि इधर डी द्वारा प्राप्त अंक ए द्वारा प्राप्त अंक से कितने परसेंट अधिक है। डी द्वारा प्राप्त अंक ए का अगर 45 है, कितना है ए का, इधर सामने गलत हो गया जी, है ना, चलो चला गया है। चलते हैं यहाँ पर, इधर सामने देखेंगे, है ना, आगे सामने देख लीजिए थोड़ा सा, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन डिलीट हो गया यार, है ना। चलते हैं फिर से एक बार हम देख लेते हैं, है ना। हाँ मिल गया, चलिए सामने। ऐसा है कि चूंकि ए को 45 है तो सी को कितना मिला होगा 60 मिल गया। अब यार सामने जरा देखेंगे, ए से सी का क्या है, ए से डी का कितना है ज्यादा, तो 15 ज्यादा है। किसके कंपेरिजन में 45, यानी एक ही की तुलना में। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 15 या 45, अब 3 से कट पिट कर दोगे तो आ जाएगा 33%, 33 से ही 1/3%। इसका राइट आंसर। अब रही बात कि इसमें सर ऑप्शन नहीं दिख रहा है ऐसा। इसमें एक्चुअली क्या था कि मैं जब पीपीटी बना रहा था, एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा पीपीटी बनाने में थोड़ा एक प्रॉब्लम आ गई थी, जिसका हम एक्चुअल में जो है ये रख नहीं पाए थे। मतलब जो इसका ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि एक होगा यहाँ पर ऑप्शन दिख नहीं रहा है। सी देख रहे हो आप, यहाँ पर दिख सकता है आपको 133% दिख रहा है, पर यहाँ पर 3 आ गया। मतलब ये क्या है कि ऑप्शन सही से बनाया नहीं गया है, बना नहीं पाया था मैं एक्चुअली पीपीटी बनाते टाइम, है ना। तो इसलिए इस पर आप नहीं जाइएगा, इसे मैं हटा देता हूँ। एक्चुअल जो इसका आंसर है कितना है 33 सही 1/3% ही इसका आंसर है। ये ऑप्शन पर आप नहीं जाएंगे। क्लियर बात है। तो इस तरीके से हम आज जो है 3 सवाल कर चुके हैं। आज के लिए हम लोग सिर्फ इतना ही छोड़ेंगे। ऐसे ही हम डेली बेसिस कुछ क्वेश्चन जो है लेकर के आएंगे। ये डिपेंड करता है कि आप उसका जो है रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको लगता है कि सर परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस के अलावे हमें इस सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, सर हमें इस मतलब कोई अदर ही चैप्टर करा दीजिए, या परसेंटेज का किसी पार्टिकुलर जो टाइप है उसमें करा दीजिए, तो आप कुछ नहीं, बस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, इस टाइप के क्वेश्चन कराइए। मैं उसी का सीरीज लेकर के आ जाऊँगा। पर एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि हम भटकने वाले में से नहीं है। मतलब हमें फोकस क्या करना है, जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे आरआरबी एनटीपीसी आ रहा है, एसएससी का पेपर्स आ रहा है, तो हमें ऐसे चैप्टर को लेके चलना है जो कि इन दोनों में आने वाले हैं। क्लियर बात है। तो भटकना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के लेके आ जाना है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो एसएससी में पूछे गए हों या वो आपके रेलवे के एग्जाम्स में पूछे हों, उस वही क्वेश्चन को हम लेकर के आएंगे डेली बेस पर। भी 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं होना चाहिए। ये हमारा एक टारगेट है 15 से 20 मिनट। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा चला गया होगा, इसके लिए कोई इशू नहीं, आप कंप्रोमाइज़ करेंगे, क्योंकि कई चीज़ें मुझे कहना भी था, आपसे बताना भी था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।